दोस्तों नमस्कार। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। भारत में हर साल कई राज्यों के चुनाव होते हैं और हर 5 साल में यूनियन लेवल पर यानी कि आम चुनाव होते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से जो एक दूसरे पर बयानबाजी होती है वो सदियों पुराने मुद्दों को लेकर भी होती है। दरअसल इस वक्त देश में 5 राज्यों में चुनावी माहौल देखने को मिला। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जिसमें से आसाम और केरल पुडुचेरी में चुनाव हो चुके हैं यानी कि मतदान हो चुके हैं। लेकिन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान आगामी वक्त में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले हैं। लेकिन इस दौरान अब राजनेता तो अपनी पार्टियों को बेहतर बताने के लिए उनका गुणगान करेंगे, एक दूसरे की सरकार के वक्त पर रही कमियों को लेकर भी उन पर निशाना साधने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल के विशेष तौर पर विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो वहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 साल में देश की सबसे बड़ी मजबूत राजनीतिक पार्टी 12 साल से बनी हुई है। तमाम मुद्दों, तमाम एंटी इनकम्बेंसी के चलते भी राज्यों में बीजेपी ने लगातार सरकारें बनाई है। 2024 में आम चुनाव में बेशक पूर्ण बहुमत अकेले बीजेपी को नहीं मिला, उसके बाद भी उन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तीसरी बार केंद्र में सत्ता में वापसी की, मजबूती के साथ अपनी सत्ता को बचाए रखा और बीजेपी एनडीए का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी पुराने वक्त की सरकारों को निशाना बनाते हुए अब पश्चिम बंगाल में जो चुनावी रैलियां हैं उनमें आपातकाल तक की बात कही जा रही है कि आज जो राहुल गांधी लोकतंत्र को, संविधान को खतरे में बता रहे हैं, वो राहुल गांधी उस वक्त को याद करें जब भारत में के लोगों के ऊपर इमरजेंसी थोपी गई थी, भारत में आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी का वो वक्त था। लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी की राजनीति से वो काला धब्बा मिट नहीं पाया है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे को बनाकर घेरने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या सच में यही कहानी थी? क्या इंदिरा गांधी ने तानाशाही पूर्वक जो है वो आपातकाल लगाया था? क्या इंदिरा गांधी को सिर्फ सत्ता बचाने की चिंता थी और जिसके चलते इतना बड़ा फैसला ले लिया कि अनुच्छेद 352 में जो संविधान में जो प्रावधान है कि राष्ट्रपति देश के आंतरिक माहौल को देखते हुए आपातकाल जैसा बड़ा फैसला ले सकता है, क्या संविधान के उस प्रावधान का सही इस्तेमाल किया गया या दुरुपयोग हुआ? ये भी सवाल है। तो आज इस खास कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे आखिरकार क्या आपातकाल लगाने को मजबूर हुई थी इंदिरा गांधी। दरअसल पिछले साल यानी कि 2025 में 25 जून 2025 को भारत में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ थी। इस दिन केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में इस दिन को प्रचारित किया, जिसका सीधा स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस और गांधी परिवार, विशेष रूप से राहुल गांधी पर निशाना था। राहुल गांधी लंबे समय से मोदी सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाते रहे। इस अभियान में इमरजेंसी की तानाशाही का प्रतीक बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को निशाना बनाया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इंदिरा गांधी केवल इमरजेंसी की वजह से याद की जाएंगी या इमरजेंसी लगाने के फैसले के लिए कुछ परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी? साथ ही यह भी समझना जरूरी है क्या इमरजेंसी के दिनों को याद करके विपक्ष को निशाना बना रहे सत्तारूढ़ बीजेपी के शासन में हालात क्या इमरजेंसी जैसे नहीं है? हमें सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कुछ मुद्दों को लेकर और इस खास रिपोर्ट में आज चर्चा इसी मुद्दे की होगी। दरअसल इमरजेंसी के पहले की इंदिरा कैसी थी?
इमरजेंसी की कहानी को समझने के लिए हमें इंदिरा गांधी के जीवन और उनके समय की परिस्थितियों पर नजर डालने की जरूरत है। इतिहासकार बताते हैं कि इंदिरा गांधी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका हर सदस्य स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और उनके पति रणजीत सीताराम पंडित सभी ने जेल की सजा काटी और यातनाएं झेली, इतिहासकार लिखते हैं। 1932 में स्वरूप रानी नेहरू ने व्हील चेयर पर बैठकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और लाठी चार्ज में वो गंभीर रूप से घायल भी हुई थी। इंदिरा ने बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम की हवा में सांस ली। उन्होंने वानर दल बनाकर बच्चों को संगठित किया और 1942 में अपने पति फिरोज गांधी के साथ जेल में ही अपना 25वां जन्मदिन मनाया। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को कोई विशेष राजनीतिक पद देने से परहेज किया। वे कुछ समय के लिए कांग्रेस अध्यक्ष रही, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना। शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में इंदिरा गांधी कांग्रेस संसदीय दल में के चुनाव में मोरारजी देसाई को हराकर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी की नीतियां और विवाद चर्चाओं में रहते। इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में समाजवादी नीतियों को बढ़ावा दिया, जो समता और पूंजीवादी शक्तियों के लिए चुनौती बन गई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जमींदारी उन्मूलन, पूर्व राजघरानों के विशेष भत्तों को समाप्त करना और सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना उनके प्रमुख कदम थे। इन नीतियों ने भूमिहीन दलितों और गरीबों को जमीन के पट्टे दिए और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। इंदिरा गांधी के इन बड़े फैसलों ने दक्षिणपंथी और पूंजीवादी तबके को नाराज कर दिया। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ की नीति ने 1971 के चुनाव में उन्हें प्रचंड जीत दिलाई, लेकिन उसी वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की जीत ने इंदिरा गांधी को वैश्विक स्तर पर मजबूत राजनीतिक नेत्री के तौर पर स्थापित किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। इमरजेंसी निश्चित तौर पर लोकतंत्र पर हमला था, लेकिन यह अचानक लगा फैसला नहीं था। इसे लागू करने के पीछे कई कारण थे, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उन्हें 2 छोटे मोटे आरोपों में दोषी पाया, जैसे उनके भाषण के लिए ऊंचा मंच बनवाना और उनके चुनाव प्रभारी यशपाल कपूर का सरकारी सेवा में रहते हुए प्रचार करना। कई रणनीतिकारों और टिप्पणीकारों ने इसे ट्रैफिक नियम उल्लंघन जैसा मामूली मामला माना, लेकिन इस फैसले ने इंदिरा गांधी के मन में एक साजिश की आशंका को बल दिया। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन 1973 में, गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन और 1974 में बिहार के छात्र संघर्ष समिति के आंदोलन ने सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा कर दिया। जयप्रकाश नारायण जेपीजी ने कहा जाता है, उन्होंने बिहार के आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का रूप दिया। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने सेना और पुलिस से सरकार की अनैतिक आदेश को न मानने की अपील की, जिसे सरकार ने बगावत का आह्वान माना। मशहूर पत्रकार और टाइम्स ऑफ इंडिया के तत्कालीन संपादक श्यामलाल ने लिखा कि जेपी का आंदोलन क्रांति के बजाय अराजकता की ओर ले जा रहा था। बड़ौदा डायनामाइट कांड जो था, जॉर्ज फर्नांडिस पर उसमें आरोप लगा था कि उन्होंने आपातकाल के दौरान रेलवे पटरियों और सरकारी भवनों को निशाना बनाने के लिए डायनामाइट का उपयोग करने की साजिश रची। 1974 की रेल हड़ताल, जिसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया, उन्होंने कोयला आपूर्ति रोककर उत्पादन ठप करने की कोशिश की। सरकार ने इसे सत्ता को अस्थिर करने की साजिश माना। CIA और वैश्विक साजिश। इंदिरा गांधी को डर था कि अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA भारत में उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही।
1973 में चिली में सल्वाडोर ओलेंदे की सरकार को CIA के समर्थन से अपदस्थ किया गया था। इंदिरा ने क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो से कहा था कि चिली में जो हुआ वही उनके साथ करने की साजिश हो रही। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के 12 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी थी, यानी कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह सकती थी, लेकिन विपक्ष उनकी मांग पर डटा हुआ था। कई राज्यों में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो गई थी। संविधान के अनुच्छेद 352 आंतरिक अशांति की स्थिति में आपातकाल की इजाजत देता था, इसीलिए तकनीकी रूप से इमरजेंसी संवैधानिक थी। हालांकि आज कई लोग मानते हैं कि इंदिरा गांधी का आंकलन गलत था और उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से स्थिति का सामना करना चाहिए। आपातकाल के दौरान प्रेस सेंसरशिप, मानवाधिकारों का हनन और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी ने इसे विवादास्पद बना दिया। RSS और जनसंघ की इमरजेंसी में भूमिका की बात करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS और इसके राजनीतिक संगठन जनसंघ की इमरजेंसी में भूमिका विवादास्पद रही। RSS के तत्कालीन सर संघचालक बाला साहेब देवरस ने इंदिरा गांधी को कई पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने दावा किया कि RSS जेपी के आंदोलन में शामिल नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि यदि उनके स्वयंसेवकों को रिहा किया जाए तो वे सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में मदद करेंगे। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने बाला साहब देवरस से मिलने से इनकार कर दिया तो उन्होंने विनोबा भावे को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया कि वे इंदिरा गांधी की संघ के प्रति गलत फहमी दूर करवाएं। RSS के स्वयंसेवक रहे देशराज गोयल ने इस संगठन पर लिखी अपनी चर्चित पुस्तक में लिखा कि यरवदा जेल में बंद RSS कार्यकर्ता इमरजेंसी का समर्थन करते थे और संजय गांधी की नीतियों का स्वागत करते थे। कई स्वयंसेवकों ने माफी मांगकर जेल से रिहाई हासिल की। इमरजेंसी का अंत और एक बड़ा सबक, 1977 में इंदिरा गांधी ने बिना किसी दबाव के लोकसभा चुनाव करवाए, जिसमें वो हार गई। जनसंघ, समाजवादी और अन्य दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई और सत्ता हासिल की, लेकिन यह सरकार 2.5 साल में ही दोहरी सदस्यता यानी कि जनसंघ कार्यकर्ताओं की RSS सदस्यता के मुद्दे पर गिर गई। 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से प्रचंड जीत हासिल की और जनता ने उनकी गलतियों को माफ कर दिया। इंदिरा ने सार्वजनिक रूप से इमरजेंसी के लिए खेद व्यक्त किया और 1978 में 44वें संविधान संशोधन का समर्थन किया, जो भविष्य में आपातकाल लगाने की शक्ति को खत्म करता था। आज का मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य देखें तो पिछले साल इमरजेंसी की जो 50वीं वर्षगांठ को बीजेपी शासित सरकार ने इमरजेंसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में प्रचारित किया। अब यह सवाल उठता है कि क्या वर्तमान में भारत का लोकतंत्र पूरी तरह स्वतंत्र है? क्या मीडिया पूरी तरह आजाद है? क्या नागरिक और मानवाधिकारों का सम्मान हो रहा है? कई बुद्धिजीवी और पत्रकार जेल में इस वक्त हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता पर दबाव की खबरें सामने आ रही हैं। इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा विवादास्पद अध्याय है जिससे सबक लिया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी की गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी उपलब्धियां जैसे बांग्लादेश का निर्माण, परमाणु परीक्षण और समाजवादी नीतियों को भी भुलाया नहीं जा सकता। आज जब इमरजेंसी को याद किया जाता है, तब सरकार को अपने कार्यकाल में लोकतंत्र की स्थिति का भी आंकलन करना चाहिए। इमरजेंसी एक आईना है जिसमें हर सरकार को अपनी असलियत देखनी चाहिए। तो यह था इमरजेंसी की असली कहानी, यह थी असली वजह जिसकी वजह से इंदिरा गांधी मजबूर हुई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। उससे पहले तमाम राजनीतिक घटनाक्रम चल ही रहा था। जिस तरीके से वो फैसला आया, इंदिरा गांधी अविश्वास में आ गई कि उनकी सरकार गिर सकती है, उन्हें डर सताने लगा। और जिसके बाद उस वक्त जब संविधान में ये ताकत दी गई थी कि अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने उस संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी को जब पश्चाताप हुआ तो उन्होंने उस 44वें संविधान संशोधन का समर्थन करके उस शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त करने का भी समर्थन किया। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।